हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमी के बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के कुछ टर्म्स। इसके पहले अगर आप सब में से किसी ने भी पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी है जहां पे हमने बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड 2 टर्म्स डिस्कस किए हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो आज जिन टर्म्स के बारे में हम समझने वाले हैं उसका मैं थोड़ा आपको इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन देती हूँ। अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो आप देखते होंगे जब भी इन्फ्लेशन हो रहा है या रिसेशन हो रहा है उस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी बैठती है, आरबीआई कुछ स्टांस लेता है और उन सभी के दौरान आपको 2 टर्म्स बहुत सुनाई देते होंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जो आपको हमेशा परेशान करते होंगे कि इनका मतलब क्या है आखिर में। तो आज इन्हीं दोनों टर्म्स को हम क्लियरली समझेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टर्म है रेपो रेट। थियरी कहती है रेपो रेट इज रेट एट विच द सेंट्रल बैंक lends money to commercial bank. The full form of repo rate is repurchase agreement. Bank obtain loan from RBI by selling qualifying securities. तो ये हो गई थियोरेटिकल बातें। अब हम इसे ज़रा डीप में समझते हैं विद द एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आपकी पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो आप जाएंगे बैंक के पास और उससे डिमांड करेंगे मनी, और वो आपको मनी लैंड करेगा इन दी फॉर्म ऑफ लोन, राइट। पर उसी तरीके से अगर बैंक को मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक्स कहाँ जाएंगे? यहाँ रोल आता है हमारे सेंट्रल बैंक का, दैट इज़ आरबीआई, जिसका एक रोल होता है टू बी बैंकर्स बैंक। तो आरबीआई लैंड करता है बैंक्स को मनी। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मनी की रिक्वायरमेंट 2 पीरियड्स के लिए हो सकती है, इधर फॉर लॉन्ग टर्म और फॉर शॉर्ट टर्म। आरबीआई जब बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए अमाउंट लेंड करता है तो उस पर जो रेट चार्ज करता है उसे कहते हैं बैंक रेट, जिसे हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट टर्म लेंडिंग के बारे में, यानी सेंट्रल बैंक जब भी शॉर्ट टर्म लेंडिंग्स करती है कॉमर्शियल बैंक को, उसमें क्या चीज़ें होती है। सो द स्टोरी गोes लाइक सेंट्रल बैंक्स लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, और वो जो मनी लेंड किया है उसके लिए जो रेट चार्ज करने वाला है सेंट्रल बैंक, उसी रेट को कहते हैं हम रेपो रेट। इज इट सो सिंपल एज इट इज? यानी ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे आप बैंक के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए और वो कुछ रेट फिक्स करते हैं और आपको वो चुकाना होता है। ठीक वैसे ही बैंक सेंट्रल बैंक के पास गए, उन्होंने उनसे पैसे लोन के तरीके से लिया और उसके लिए बैंक्स को चुकाना होगा कुछ रेट और उसे कहा जाता है रेपो रेट। बट इसे हम थोड़ा डीप में समझते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे ये रेपो रेट डिटरमाइन कौन करता है, डिटरमाइन किया कैसे जाता है। और अगर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही है रेपो रेट का, तो फिर ये रेपो रेट का फुल फॉर्म रीपर्चेस एग्रीमेंट, ये क्या है भला? तो जो हमारी स्टोरी चल रही थी कि बैंक जाता है सेंट्रल बैंक के पास और वहाँ से पैसे लेकर के आता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो क्या स्टोरी सिर्फ इतनी सी ही थी? नहीं, बैंक को रखना होगा कुछ सिक्योरिटीज़ को इन फॉर्म ऑफ कोलेटरल। बैंक जी सैट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई के पास कोलेटरल के फॉर्म में रखेगा। मान लीजिए रेपो रेट के तहत क्या होता है कि जितनी अमाउंट का लोन बैंक को चाहिए उतनी ही अमाउंट की सिक्योरिटी बैंक कोलेटरल देगा आरबीआई को। यानी यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है जहाँ बैंक ये प्रॉमिस करता है टू रीपर्चेज सिक्योरिटीज ऑन प्री डिटरमाइंड डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई परचेजेस द सिक्योरिटीज एट डिस्काउंटेड प्राइस, और यही डिस्काउंटेड प्राइस को हम कहते हैं रेपो रेट। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा आपको कि मैम पहले तो आपने कहा कि जिस पे लेंड करता है उसे कहते हैं, अभी आप कह रहे हो डिस्काउंटेड प्राइस, क्या है ये? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने गोल्ड लोन का कॉन्सेप्ट सुना होगा। वहाँ पे क्या होता है, आप अपना गोल्ड लेके जाते हो
और उसको कोलेटरल फॉर्म में सबमिट कराते हो, और उस गोल्ड, आपका गोल्ड जितनी भी अमाउंट का होगा, क्या उसका फुल अमाउंट दे दिया जाता है आपको? नहीं, उसका कुछ अमाउंट दिया जाता है आपको। तो यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पे अपने गोल्ड को कोलेटरल रखा, गिरवी रखा कि हाँ मैं इतने पैसे फिर वापस मैं पेमेंट कर दूंगा, कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट करते हुए। ठीक वैसा ही सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, और उसी को हम कहते हैं रीपर्चेस एग्रीमेंट। इसे रीपर्चेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी बैंक्स है वो आरबीआई सेंट्रल बैंक को प्रॉमिस करते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट पे हमने जो सिक्योरिटीज़ आपके पास कोलेटरल रखी है उसे वापस से परचेस कर लेंगे आपका पूरा पैसा चुकाते हुए। मैं एक एग्जांपल लूँगी। मान लीजिए बैंक ने 100 रुपीज़ की सिक्योरिटीज़ कोलेटरल रखी है। फाइन, तो यहाँ पे बैंक क्या लेके गया है? 100 रुपीज़ की सिक्योरिटीज़ लेकर के गया है कोलेटरल रखने के लिए। तो क्या आरबीआई उसे 100 रुपीज़ दे देगा? नहीं, 100 रुपीज़ में से डिस्काउंट माइनस करके देगा, और वो डिस्काउंट कितना होगा वो रेपो रेट पे डिपेंड करता है। यानी अगर रेपो रेट 25% है, मान लीजिए, आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर एग्जांपल, कि अगर रेपो रेट 25% है तो 100 माइनस 25%, यानी 25 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे और बैंक को मिलेंगे 75 रुपीज़। पर वापस से जब बैंक पैसे लौटाने आएगा तो उसे फुल अमाउंट लौटानी है, दैट इज़ 100 रुपीज़, और फिर आरबीआई उसको उसकी सिक्योरिटीज़, बैंक को उसकी सिक्योरिटीज़ वापस दे देगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्काउंट रेट हुआ वही रेपो रेट होता है। आई होप आपको रेपो रेट का कॉन्सेप्ट अब एकदम से क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि रेपो रेट डिटरमाइन कौन करता है, क्यों किया जाता है, बैंक्स क्यों लेते हैं इस प्रकार से लोन, शॉर्ट टर्म के लिए क्यों लेते हैं, वो चीज़ समझते हैं। सो एज यू ऑल नो कि कॉमर्शियल बैंक्स को रिक्वायरमेंट मीट करनी होती है ऑफ सीआरआर और एसएलआर। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, अगर आपने या आपको सीआरआर और एसएलआर का मतलब नहीं पता है तो प्लीज़ हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए। सो बैंक्स को हर दिन सीआरआर और एसएलआर की रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी होती है और उसका रिपोर्टिंग करना होता है सेंट्रल बैंक के पास। अगर वहाँ पाया जाता है कि उन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं की है तो आरबीआई उनके ऊपर फ़ाइन लगा देगा, बड़ा सा फ़ाइन। ठीक है, तो उस फाइन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स अपनी सीआरआर एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं। और अगर वहाँ पे स्कैरसिटी, शॉर्टेज ऑफ फंड्स आ जाती है, शॉर्टेज ऑफ फंड आ जाती है, तो वो क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए मनी लेंड कर लेते हैं एट द रेट ऑफ रेपो रेट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हु डज डिटरमाइन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई डिटरमाइंस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। मूविंग अहेड, that is reverse repo rate. Reverse repo rate is a rate of interest that is provided by RBI while borrowing money from commercial bank. Repo rate and reverse repo rate were defined in RBI Act in 2006 to give them statutory status. Introduction of liquidity adjustment facility in India was on the basis of the recommendation of Narsimham Committee on Banking Sector Reforms. So here we can say that reverse repo rate is a rate charged by commercial banks in India to park their excess money with RBI for short term period. यानी आप समझ लीजिए कि आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक से वो लेंड कर लेता है, और जिस रेट पे वो लेंड करेगा यानी कमर्शियल बैंक के पास से जिस रेट पे वो मनी लेगा उसी को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। अभी आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम क्या सेंट्रल बैंक के पास भी कभी शॉर्टेज ऑफ मनी हो सकती है? तो नहीं, सेंट्रल बैंक अब ये काम करता है, सेंट्रल बैंक अब कमर्शियल बैंक के पास से मनी ले लेता है जब वो पाता है कि मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है, और उसी एक्सेस लिक्विडिटी को सक करने के लिए, यानी मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया है, ज़्यादा पैसा होगा तो इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस राइज होगा, उसलिए वो आरबीआई क्या करेगा, वो उस पैसे को अपने पास उठाने के लिए वो रिवर्स रेपो रेट का यूज़ करेगा।
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर, जिसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी नरसिम्हम कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स ने। तो ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी ताकि हम क्या करें, हमारी इकोनॉमिक सेक्टर के इकोनॉमी के लिक्विडिटी को मेंटेन कर सकें। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि लिक्विडिटी क्या है और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के द्वारा लिक्विडिटी कैसे मेंटेन की जाती है। So here, liquidity refers to availability of a cash or other highly liquid asset that can be easily converted into cash to meet the short-term funding needs. तो यहाँ पे liquidity का मतलब क्या हो जाता है, आप समझ लीजिए मार्केट में कितना पैसा भी घूम रहा है उसी को हम कह देते हैं liquidity। तब ये पैसा जितना ज़्यादा होगा आप उतनी ज़्यादा डिमांड करोगे, जितनी ज़्यादा आप डिमांड करोगे उस तरीके से क्या होगी, प्राइस राइज होगी। ये मैं एक फैक्टर बता रही हूँ प्राइस राइज का, दैट इज़ बाय डिमांड। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम है उस चीज़ की, तो क्या हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की प्राइस राइज होने लग जाती है। तो ये माना जाता है कि प्राइस राइज हो रही है तो उसका यही हो सकता है रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोगों के पास या मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, मार्केट में पैसा ज़्यादा घूम रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मान लीजिए अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, जितने भी बैंक्स हैं, आरबीआई अगर जो भी बैंक्स हैं उन सभी को कम रेट पे मनी लैंड करता है, कम रेट पे मनी प्रोवाइड करता है, तो जितनी भी बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, वो भी अपने कस्टमर्स से कम रेट चार्ज करेंगी, यानी लो रेट पे आपको अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। और अगर लो रेट पे आपको लोन मिलेगा तो आप सभी क्या करोगे, जाओगे और बैंक से जो भी आपने सोच के रखा होगा कि भाई अभी नहीं करना है काम, अभी कार नहीं खरीदते हैं, अभी घर नहीं खरीदते हैं, पर जैसे कि आप देखोगे कि ठीक है रेट्स काफ़ी डाउन हो चुके हैं, तो तब आप क्या करोगे, तब अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने लग जाओगे। तो कुछ ऐसा ही होता है कि जिस वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो आई होप आप अब कनेक्ट कर पाओगे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का क्या कनेक्शन होगा यहाँ। यानी मार्केट में जब भी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो आरबीआई क्या स्टेप करेगा, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाने लग जाएगा। रेपो रेट जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, रेपो रेट जितना बढ़ता जाएगा, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए हमारा सेकंड पॉइंट कह रहा है व्हेन रेपो रेट डिक्रीजेस, रेपो रेट डिक्रीज हो रहा है यानी क्या कि सेंट्रल बैंक कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, कम रेट पे प्रोवाइड कर दे रहा है उस मनी को कमर्शियल बैंक को, तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक भी क्या करेगी, अपने कस्टमर्स को कम रेट्स पे प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा लोग लोन लेंगे और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। एंड द सेम वाइस वर्सा रोल रहता है रिवर्स रेपो रेट का। रिवर्स रेपो रेट यानी अगर सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देती है, यानी कमर्शियल बैंक के लिए क्या हो जाता है, उनको एक लिक्विडिटिव वे सोर्स मिल जाता है कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सेंट्रल बैंक के पास इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा रेट मिलने वाले हैं, है ना। आप सब भी सोचिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हो। तो आरबीआई क्या करता है, जैसे उसने देखा कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है और वो चाहता है कि कमर्शियल बैंक्स के पास जितने पैसे हैं वो सक कर ले, तो इसलिए क्या करेगा, वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट जैसे ही बढ़ेगा तो सभी कमर्शियल बैंक अट्रैक्ट हो जाएंगे आरबीआई को अपना मनी लेंड करने के लिए, और जैसे ही वो आरबीआई को मनी लेंड करेंगे तो उनके पास पैसे काफ़ी कम हो जाएंगे कि जो वो मार्केट में डाल सके, और इस वजह से लिक्विडिटी डिक्रीज़ होगी। और वही रिवर्स हो जाता है व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज़ डिक्रीज्ड एंड इट लीड्स टू इंक्रीमेंट ऑफ द लिक्विडिटी। सो यहाँ पे मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की है कि मैं अलग अलग एग्जांपल्स दे करके आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ और इनका क्या एक्चुअल यूज़ होता है, क्योंकि हम 11th-12th कॉमर्स अगर कर रहे हैं, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो ये टर्म्स को आए दिन सुनते होंगे। तो मैंने कोशिश की है कि वो दोनों टर्म्स को मैं क्लियर कर सकूं, उनका प्रैक्टिकली क्या यूटिलाइजेशन होता है वो आपको समझा सकूं। अगर इसके बावजूद आपके मन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है और ये वीडियो अच्छी रही है, आपको चीज़ें समझ में आई है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।